सो एक्सपोजर्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर जिसमें लोन, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं जिसमें बैंक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं, फंड बेस्ड एक्सपोजर, नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर होते हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर्स होते हैं। उसी की तर्ज पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज एक्सपोजर्स एंड एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में। तो फटाफट से जानते हैं कि ये क्या चीज होती है। एंड बैंक कंप्लायंस का पूरा का पूरा कोर्स चाहिए तो आपको कांटेक्ट कर लेना है, हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको एट द नंबर 8360944207। आप बैंक कंप्लायंस लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द डिटेल्स फॉर इट। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, और जो हमारा चैप्टर है that is related to the large exposures and exposure norms। सो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क होता क्या है। ये आरबीआई के द्वारा एक फ्रेमवर्क दिया गया था जिसको हम एलईएफ के नाम से, यानी कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, और ये बेसल कमेटी नॉर्म्स के ऊपर आधारित है। लार्ज एक्सपोजर का मतलब होता है वो particular exposure which are greater than or equal to 10% of the bank's eligible capital base। जो बैंक की eligible capital base के 10% से ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, we say it to be the large exposure। ठीक है, अब यहां पर आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी जो इफेक्टिव हुई हैं फ्रॉम द अप्रैल 2019। तो ये अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया, अब आपको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बताने वाला हूं। तो सिंगल काउंटर पार्टी के लिए जो कैप रखी गई है दैट इज 20% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल। यानी कि अगर मैक्सिमम एक्सपोजर जो आप एक सिंगल काउंटर पार्टी को दे सकते हो वो 20% दे सकते हो। टीयर 1 कैपिटल बेस जितना भी आपका उसका मैक्सिमम 20% दे सकते हो, नॉट मोर देन दैट। एंड 5% अलग से दे सकते हो बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से, या एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप 25% तक जा सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, तो उसके केस में मैक्सिमम एक्सपोजर जो हो सकता है वो 25% का हो सकता है, ग्रुप ऑफ काउंटर कनेक्टेड इंटर पार्टीज के केस में हो सकता है। एंड अगर वहीं पर हम एनबीएफसी एक्सपोजर कैप की बात करें तो बैंक का जो एग्रीगेट एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी को लेकर के वो हो सकता है 20% तक का, जो कि 25% तक का हो सकता है अगर आप लेंडिंग कर रहे हैं एनबीएफसी आईएफसी, यानी कि अगर तो एनबीएफसी को कर रहे हो तो मैक्सिमम एक्सपोजर जो है 20% है। लेकिन अगर हम आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी को हम लेंडिंग कर रहे हैं तो उसके केस में ये एक्सपोजर 25% तक का हो सकता है। क्लियर है चीज। एंड ये कौन अप्लाई करता है, हु इट अप्लाइज टू, किसके ऊपर अप्लाई होती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जितने भी ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं जिसमें डेरिवेटिव, ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट सब चीजें शामिल होंगी, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। एंड फर्दर जो कोई भी सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेस हैं, या फिर आईएफएससी में भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर यूनिट है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहने वाला है। अब कौन सी की टर्म्स को बारे में आपको जानना चाहिए। सो एक्सपोजर का मतलब होता है कि टोटल क्रेडिट। अब ये ऑफ बैलेंस शीट भी हो सकता है, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर भी हो सकता है, इट कुड बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। एंड क्रेडिट एक्सपोजर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जो भी आपके पास फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है, चाहे उसमें लोन है, टर्म लोन है, सीसी लिमिट है, बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, लीजिंग है, हायर परचेज है, फैक्टरिंग, सभी ट्रांजैक्शंस इसमें शामिल रहती हैं। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर में, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इक्विटी में, डिबेंचर में, पीएसयू बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो आपके पास सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द लार्ज एक्सपोजर। जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज एक्सपोजर अगर किसी सिंगल काउंटर पार्टी को जो आप उधार पर पैसा दे रहे हो, उनको लोन के ऊपर दे रहे हो, और एक्सपोजर वो बैंक के टीयर 1 कैपिटल से 10% या उससे ज्यादा का होता है, तो उसे लार्ज एक्सपोजर की डेफिनेशन में शामिल करते हैं। कनेक्टेड काउंटर पार्टीज कौन सी होती हैं, वो ग्रुप्ड एंटिटीज होती हैं जो अगर एक फेलियर हुआ तो दूसरे के ऊपर भी फेलियर के चांसेस पड़ सकते हैं, जैसे पेरेंट सब्सिडरी, एक कॉमन मैनेजमेंट है, उनको कनेक्टेड पार्टीज कहा जाता है। एक्सपोजर वैल्यू टाइप की बात करें तो ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है, जैसे मान लो आप टर्म लोन सैंक्शन करते हो, सीसी लिमिट सैंक्शन करते हो। इट कुड बी रिलेटेड टू द ओटीसी डेरिवेटिव, यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो होते हैं, यानी कि जिनके केस में एक्सपोजर एंड डिफॉल्ट जो रहेगा वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से एप्लीकेबल रहता है। इफ यू हैव बेसिकली लर्न द मॉड्यूल भी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास मल्टीपल एग्स होती हैं, एक्सपोजर एंड डिफॉल्ट, ठीक है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, मैच्योरिटी एटसेट्रा, राइट। तो उसी में से है ईएडी, तो ठीक है, तो वहां पर ओटीसी डेरिवेटिव के केस में जो ईएडी है वो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। फर्दर एसएफटीज पर रिस्क बेस्ड कैपिटल मेथड्स,
यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं एज पर द रिस्क बेस्ड कैपिटल मेथड, उनको भी एक्सपोजर में कवर किया जाता है। एंड अगर हम ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की बात करते हैं तो उसके केस में उनको क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर में, क्रेडिट इक्विवेलेंट कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो रिस्क वेटेज होता है वो साइन किया जाता है। फर्दर नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। अगर स्कोप की बात करें तो ये सिंगल बैंक के ऊपर, कंसोलिडेटेड बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सभी ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, डेरिवेटिव्स, कनेक्टेड ग्रुप्स के ऊपर एप्लीकेबल है। लिमिट की बात करें तो सिंगल काउंटर पार्टी के लिए जो लिमिट है दैट इज 20% तक का लिमिट हो सकता है, और आप बोर्ड से अप्रूवल लेकर के 5% तक का अलग से अप्रूवल दे सकते हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 5% का अलग से अप्रूवल जो है वो दिया जा सकता है। कनेक्टेड पार्टीज के लिए ये 25% तक का अमाउंट है। फॉर द कनेक्टेड पार्टीज इट इज 25% ऑफ द अमाउंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल पार्टी यानी कि सोलो पार्टीज की बात करते हैं, उसके केस में इट इज 20% तक का ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर शामिल हो सकता है। इज दैट क्लियर? फर्दर बात आती है रिलेटेड टू ब्रीचेस। तो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर कुछ एक अलाउड है, जहां पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जहां पर एग्जामिशन दी गई है। यानी कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप एक्सपोजर कर रहे हो उसको लेकर के, या इंट्राडे इंटरबैंक एक्सपोजर है, वहां पर एक्सपोजर नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं। या फिर जो क्लियरिंग हाउसेज जैसे सीसीआईएल है या फिर सेटलमेंट पर्पसेस के लिए कोई अकाउंट है, उनको एक्सपोजर है, या जो आपकी एसएलआर सीआरआर की होल्डिंग होती है उनके ऊपर एक्सपोजर्स लागू नहीं होते हैं। एंड जो कोई भी ब्रीचेस होंगे यू आर टू बेसिकली रिपोर्ट इट टू द डीबीएस डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो कोई भी ब्रीच होगा उसको विद इन 30 डेज रेक्टिफाई करना होगा। फर्दर मॉड्यूलेशन, आरबीआई जो है वो किसी स्पेसिफिक लिमिट को एंटिटी के लिए इनहांस कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, या फिर एनबीएफसी है, तो डेफिनेटली मॉड्यूलेशन की जा सकती है। अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो सर्टेन एक्सपोजर्स आर बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि एक्सपोजर्स जो पार्ट बनते हैं to the other banks, exposures guaranteed by the sovereigns, which those are not going to be part of it, right? तो और क्या क्या यहाँ पर प्रोविजंस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द सीआरएम टेक्निक्स। तो ये वो टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम अपने रिस्क को और ज्यादा कम कर सकते हैं। जैसे सीएनएम का मतलब क्या होता है, दिस इज एक्चुअली टू क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। तो बैंक जो है क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपना एक्सपोजर कम कर सकता है। इसमें एलिजिबल कोलेटरल्स रहेंगे जो नेटिंग में हेल्प करते हैं, एंड फॉर द गारंटी जो है इवन वो भी एक्सपोजर्स को रिड्यूस कर सकती है। देन इट्स रिलेटेड टू द ट्रेडिंग बुक। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिंग बुक या बैंकिंग बुक एक्सपोजर होता है, ट्रेडिंग बुक वो होती है जहां पर एसेट्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखा जाता है, रीसेल पर्पस के लिए, मार्केट पर्पस के लिए रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर ट्रेडिंग बुक में जो चीज़ें रखी जाती हैं दोज आर फॉर एम बेसिस, ठीक है, मार्क टू मार्केट बेसिस पर रखा जाता है। फर्दर रिपोर्टिंग जो होती है दैट इज टू बी डन ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, ये मंथली बेसिस पर की जाएगी। जो भी टेम्पलेट असाइन की जाएंगे उसके बेस पर ये रिपोर्टिंग की जाएगी टू द डीबीएस डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। फिर बात आती है एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इंडिविजुअल बोरो के ऊपर जो कैप है इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो बोर्ड वो कैप को सेट करता है। मैक्सिमम जो हो सकता है 15% हो सकता है टीयर 1 कैपिटल का। ग्रुप के लिए जो लिमिट है दैट इज लेसर देन इक्वल टू 25%। एंड एक्सक्लूडेड एक्सपोजर कौन से है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेंडिंग कर रहे हो, उन्होंने गारंटी दी है, या इंटरबैंक सेटलमेंट एक्सपोजर्स है, तो ये वही एक्सपोजर्स है जो मैंने आपको बताया था जहां पर एग्जाम्पशंस प्रोवाइड होती है। ये वो वाली गाइडलाइंस हैं जहां पर एग्जाम्पशंस प्रोवाइड होती हैं। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि एग्जाम्पशंस कहाँ कहाँ पर हैं। लाइक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को है, इंटरबैंक अगर आपका इंटरबैंक एक्सपोजर है इंट्राडे का, या फिर एक्सपोजर है क्लियरिंग हाउस को लेकर के, एसएलआर सीआरआर होल्डिंग है, उनके ऊपर आपको एक्सक्लूजन मिलता है। एंड कैप रिव्यू की बात करें तो वो एनुअली बेसिस के ऊपर रिव्यू करना होगा। एंड टीयर 1 जो चेंजेस हैं हाफ ईयरली बेसिस पर किए जा सकते हैं, यानी कि उसको आपने बताना है कि टीयर 1 में कितना चेंज हो, वो हाफ ईयरली बेसिस पर बता सकते हो। लोन थ्रेशोल्ड्स भी यहाँ पर रखी गई हैं। सो टॉप 50% ऑफ एग्रीगेट एडवांसेस जो हैं वो कम से कम टिकट साइज जो रहेगा वो 25 लाख रुपए का रहना चाहिए। तो मिनिमम जो टिकट साइज रहेगा, लोन थ्रेशोल्ड रहेगी, वो 25 लाख तक की हो सकती है कम से कम। या फिर जो टीयर 1 पार्ट है आपका उसका 0.2% विच एवर इज हायर, तो ये लोन का थ्रेशोल्ड रहेगा, यानी कि इससे ज़्यादा का आप लोन सेंक्शन नहीं कर सकते। लेट्स से केस किसी यूसीबी का जो पर्टिकुलर टीयर 1 है वो 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ इंटू 0.2% के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी, राइट। सो लेट्स से वी पिक अप द
1000 एंड फॉर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2% के साथ हो जाता है 2 करोड़। यानी कि किसी सिंगल पार्टी को आप 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन सेंक्शन नहीं कर पाओगे, जो भी में से आएगा 25 लाख या फिर 0.2% ऑफ द Tier 1, राइट। तो मैक्सिमम 1 करोड़ की लिमिट है। तो यहाँ पर फिर और लिमिट कर दिया कि 2 करोड़ भी नहीं कर सकते, कितना कर पाओगे, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन सेंक्शन कर सकते हो। अगर हम रियल एस्टेट एक्सपोजर की बात करें तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी वहां पर एप्लीकेबल होगी, एंड जो सीलिंग रह सकती है वो टोटल एसेट्स का 10% ही दिया जा सकता है, और इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा 5% अलग से आप सेंक्शन कर सकते हो, सीलिंग इसके हिसाब से है। एंड अगर इंटरबैंक एक्सपोजर लिमिट्स की बात करें वो अलाउड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेंगी। एंड एक चीज और, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो मिटिगेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली अलाउड, ठीक है, वो चीज़ अलाउड रहेगी, अपने एक्सपोजर्स को उस तरह से वो लिमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड अगर हम बात करें रिलेटेड टू की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या यूसीबी कर सकते हैं शेयर्स में, तो यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डील नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स में कंपनीज के रिलेटेड, ना ही उनको अंडरराइट कर सकते हैं, वो प्रोहिबिशन है, वो चीज़ यूसीबी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडरराइटिंग का कम जो प्रोसेस होता है मर्चेंट बैंक्स करते हैं, यूसीबीज को वो चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट एक्सपोजर टू इंडस्ट्री एंड सर्टेन सेक्टर्स, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू बैंक्स जो होते हैं वो अपनी लैंडिंग करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, एंड वहाँ पर कैप लगाई जाती है ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में रिलेटेड आप ज़्यादा लैंडिंग ना कर दो, एंड वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी होता है। जैसे जैसे इंटरनल एक्सपोजर लिमिट्स हो सकती हैं, स्प्रेड एक्सपोजर हो सकता है, यानी कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में कितना कितना पैसा लगा सकते हो, वो लिमिट लगाई जा सकती है जिसको स्प्रेड एक्सपोजर कहते हैं। एंड हर एक सेक्टर के लिए इवन फिक्स्ड लिमिट भी हो सकती है, हो सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हो, एंड फर्दर हो सकता है कि परसीव्ड रिस्क के ऊपर बेस्ड हो। एंड सेक्टरल लिमिट्स के लिए बोर्ड अप्रूवल की लिमिट होती है, इनको पीरियोडिकली रिव्यू किया जा सकता है ताकि मार्केट चेंजेस के हिसाब से हम अपने आप को मेंटेन कर पाएं, डायनामिक रख पाएं। एंड एनबीएफसी सेक्टर को लेकर के इसकी खुद की कैप होती है, सेपरेट लिमिट होती है अनसिक्योर्ड एडवांसेस को लेकर के एंड फर्दर गारंटीज को लेकर के। यानी कि अगर यूसीबी कोई भी अनसिक्योर्ड एडवांस देता है, गारंटी देता है, उसके लिए अलग से लिमिट होती है। दीज आर रिलेटेड टू द इंटरनल एक्सपोजर लिमिट्स, या इंटरनल एक्सपोजर लिमिट से रिलेटेड है, ठीक है जी। सेकेंड इट्स रिलेटेड टू अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, अनहेज्ड जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसको लेकर के है। सो कोई भी फॉरेन करेंसी रिस्क जो होगा, ठीक है, जो बोरर कैरी कर रहा है, राइट, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। लाइक कोई भी अगर आपके पास फॉरेन करेंसी रिस्क शामिल है तो वो इसमें शामिल होगा। एंड जो ट्रांजैक्शंस नेचुरली हेज्ड है, लाइक मान लो एक्सपोर्ट रिसीट हो रही है आपके पास इंपोर्ट पेबल्स के अगेंस्ट, तो वो इसमें कवर नहीं होगी, ठीक है, वो यूएफसीई में कवर नहीं होगी। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन टू यू कि यूएफसीई एक्चुअल में होता क्या है। एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कोई इंडियन कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी है। अब इस कंपनी ने बोरो किया है 1 मिलियन यूएसडी, 1 मिलियन 10 लाख यूएसडी इसने बोरो किए हैं, ठीक है जी। एंड इसने आईएनआर के अगेंस्ट इसको हेज नहीं किया, सेफ गार्ड नहीं किया, यानी कि आईएनआर अगर डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, तो उसने सिर्फ सेफ गार्ड नहीं किया। अब लेट्स से कि यूएसडी टू आईएनआर का जो रेट था पहले वो था 83 रुपीज, अब वो बढ़ के हो गया 86 रुपीज का, यानी कि बैठे बिठाए जो कंपनी है उसको 3 मिलियन रुपीज का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को सेफ गार्ड नहीं किया। इसी को यूएफसीई रिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन करेंसी रिस्क जो है जो बोरर कैरी करता है उसको यूएफसीई में शामिल करते हैं, लेकिन जो नेचुरली हेज्ड है अपने आप से सेफ गार्ड है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। एंड क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है यूएफसी के बारे में बाय द बोरर्स, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगी। एंड ये ओवरसीज ब्रांचेस के ऊपर, सब्सिडरीज के ऊपर एप्लीकेबल रहता है, ठीक है जी। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। फर्दर थर्ड पॉइंट जो है दैट इज एक्सपोजर टू द रियल एस्टेट। तो एक्सपोजर टू द रियल एस्टेट को लेकर के आपकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स हैं जहां पर बिल्डिंग परमिट्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस होनी चाहिए डिसबर्समेंट से पहले, ये आरबीआई के रूल्स हैं। अदरवाइज बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होगी कि कितना एक्सपोजर आप रियल एस्टेट सेक्टर को रख सकते हो। एंड इन केस एससीजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूनिट है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एंड फर्दर लेट्स से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर लोन बना रहा है, लोन देना चाह रहा है, तो उसमें आप स्पेशल कैपिंग कर सकते हो। देन इट इज रिलेटेड टू एलएचपी,
अब एलएचपी का क्राइटेरिया क्या था, लीजिंग, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड मिक्स होना चाहिए, एक लाइन को टोटल एडवांसेस का 10% से ज्यादा लेंडिंग मत करो। एज ऑफ द एडवाइस कि ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को, लीजिंग को, हायर परचेज को, फैक्टरिंग को 10% से ज्यादा की लेंडिंग ना करो, एंड मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करो, मॉनिटरिंग करो, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि ये बैलेंस बना हुआ है। फिर अगर हम बात करें इंडियन जॉइंट वेंचर्स के बारे में, या होली ओन्ड सब्सिडरी जो अब्रॉड है उनके बारे में, या एसडीएस के बारे में, राइट, तो मैक्सिमम 20% जो इम्पेयर्ड कैपिटल होती है वो किसी भी जॉइंट वेंचर को होली ओन्ड सब्सिडरी में या फिर स्पेशल सब्सिडरी में डाल सकते हो अब्रॉड में। लेकिन आप एसबीएलसी या एलओसी के तहत, ठीक है, जो आप स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इशू करते हो, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो इशू करते हो, तो सोलली पर्टिकुलरली इस केस में आप यूज मत करो फॉर द लोन पर्पसेस, ठीक है, लोन पर्पज के लिए नहीं, आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, एसबीएलसी का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर एलओसी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इस्तेमाल मत करो, राइट। ये चीज यहां पर कही गई है। सो दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू इट। तो मान लो आपके बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए का टीयर 1 कैपिटल है, तो 10% की आप लिमिट लगा सकते हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के, यानी कि टेक्सटाइल को लेकर के आपका मैक्सिमम एक्सपोजर 100 करोड़ का हो सकता है। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट। अब बैंक का जो कैपिटल मार्केट को एक्सपोजर है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, एडवांसेस अगर आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देते हो वो भी आती हैं, अंडरराइटिंग कमिटमेंट अगर वो भी आती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जहां पर बैंक सीधे तौर पर इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, उसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड एडवांस इज अगेंस्ट सिक्योरिटीज में क्या है, जहां पर लोन दिए गए, प्राइमरी सिक्योरिटी रखी गई शेयर्स को, किसी और कंपनी के शेयर्स हैं उनको एज सिक्योरिटी रख लिया, बॉन्ड्स उनको एज सिक्योरिटी रख लिया, म्यूचुअल फंड्स उनको एज सिक्योरिटी रख लिया, ठीक है। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू खत्म हुई तो बैंक जो होगा डेफिनेटली टॉप अप कोलेटरल को लो रिड्यूस कर देगा या लोन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये चीज कर सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एडवांसेस। सिक्योर्ड एडवांसेस का क्या होंगे, विच आर बेसिकली गारंटीड बाय द स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट मेकर के द्वारा गारंटीड है। लाइक लेट्स से यू आर गिविंग अ लोन टू द स्टॉक ब्रोकर एंड दैट लोन इज गारंटीड बाय द मार्केट, राइट, तो वो सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा कम है या फिर राइट मॉनिटरिंग आपको वहां पर करनी पड़ेगी, जहां पर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं, गारंटी अवेलेबल नहीं है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू लोन टू कॉर्पोरेट्स। लोन टू कॉर्पोरेट में क्या चीज आएगी, जैसे मान लो कि प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन के लिए, खास करके ना इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में दिए रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन के लिए, लेट्स से कि प्रमोटर ने इक्विटी अपनी परचेज करनी है किसी कंपनी में, तो उसको प्रमोटर्स इक्विटी के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए उसको लोन मिल सकता है, राइट, दैट इज अलाउड। फिर ब्रिज लोन की बात आती है। कई बार जैसे मान लो कंपनी जो है उसने आईपीओ इशू करना है अभी, तो उसके पर्पज के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो जो लोन दिया जाएगा दैट इज अ ब्रिज लोन, क्योंकि आपको आईपीओ के थ्रू तो पैसा आ ही जाएगा, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है, उस गैप को कवर अप करने के लिए आप लोन दे रहे हो, दैट इज अ ब्रिज लोन, ठीक है। फिर बात आती है अंडर राइटिंग कमिटमेंट के बारे में। अंडर राइटिंग कमिटमेंट का ना हिसाब बिल्कुल सिंपल सा है। लेट्स से गेस कि एबीसी कंपनी अपना इशू निकालने जा रही थी, यानी कि आईपीओ निकालने जा रही थी, और आईपीओ इन्होंने निकाला है, 1,000 करोड़ रुपए का आईपीओ निकाला इन्होंने। अब मान लो सेबी की एक गाइडलाइन है कि कम से कम 90% की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, अगर ना हुई तो आपको अपना रोल ओवर करना पड़ेगा, वापस से लेना पड़ेगा अपना जो भी आपने इशू करा है, ठीक है, आईपीओ इशू करा। तो लेट से इनकी जो सेल थी 860 करोड़ के, इन्होंने सब्सक्रिप्शन करवा ली, ठीक है, लेकिन 40 करोड़ की रह गई, तो इन्होंने पहले ही ना एक मर्चेंट बैंक के साथ अग्रीमेंट किया होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि इन केस अगर शॉर्टफॉल हुआ कुछ तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेना जो बाकी के शेयर बचेंगे, ताकि जो ये पॉइंट है रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी अंडर राइटिंग कमिटमेंट, इसको अंडर राइटिंग कमिटमेंट के नाम से जानते हैं। फर्दर मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंसिंग होती है। मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस क्या होता है, जहां पर क्या होता है, आप लेंडिंग करते हो ब्रोकर्स को ताकि कस्टमर्स मार्जिन ट्रेडिंग कर पाए। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा, जैसे फ्यूचर्स के केस में पूरे पैसे तो देते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पैसा देते हो एंड आप उस बेस पर ट्रेड कर पाते हो, तो वहां पर स्ट्रिक्ट हेयर कर सकते हैं सिक्योरिटी वैल्यू के ऊपर। फिर होता है वेंचर कैपिटल फंड एक्सपोजर, लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड वीसीएफ में, राइट, तो वो भी एक पार्ट है, वो भी तो बेसिकली आप इक्विटी परचेज कर रहे हो, वो भी इसी का पार्ट बन जाता है, कैपिटल एक्सपोजर का पार्ट बन जाता है। फिर पेमेंट कमिटमेंट की बात आती है। लाइक पेमेंट कमिटमेंट क्या होती है, लाइक इररिवोकेबल
इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कस्टोडियन बैंक के द्वारा एक्सचेंजेस को, तो उसी को भी एक्सपोजर की तरह ट्रीट किया जाता है जब तक वो अमाउंट सेटल नहीं हो जाता। ठीक है जी। कुछ एक रेगुलेटरी कैप्स भी लगाए गए हैं रिलेटेड टू द शेयर होल्डिंग कैप। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया था शेयर होल्डिंग कैप वाला, कि आप किसी और कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अपनी खुद की इक्विटी या जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसकी पेड अप कैपिटल इक्विटी जो भी इसमें से लोअर होगा उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। दैट वाज द केस। एंड जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है एग्रीगेट वे में सोलो या कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर आपकी नेटवर्थ का 40% से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। और आपका जो डायरेक्ट इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटल फंड में आप 20% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वन, इट इज रिलेटेड टू कि आप कंसोलिडेटेड या सोलो लेवल के ऊपर 40% से ऊपर नहीं एक्सपोजर क्रिएट कर सकते। दूसरा है कि आप वीसीएफ या डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा नहीं कर सकते हो। एक्सक्लूजन यही है अगर आप गवर्नमेंट गारंटीड एक्सपोजर्स क्रिएट करते हो, इंट्राडे लिमिट है या एसएमई बॉन्ड्स हैं पीएसएल के अंदर, वो एक्सक्लूडेड है, अदरवाइज कोई एक्सक्लूजन नहीं है। रिलैक्सेशन की बात करें तो पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के पर्पज के लिए रिलैक्सेशन दी गई है अंडर द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स। ठीक है जी, वो चीज यहां पर अदरवाइज अलाउड नहीं है। सो एक एग्जांपल को समझो, बैंक है जिसकी 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, तो वो 200 करोड़ रुपए का टोटल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर रख सकता है एज पर द 40%, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक्सपोजर जिसको हम कहते हैं सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है, वो कितना हो सकता है एग्रीगेट लेवल के ऊपर 40% हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। ये मैक्सिमम एक्सपोजर है, राइट। एंड फर्दर ये 100 करोड़ डायरेक्ट इक्विटीज में या फिर वीसीएफ में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये अलग से आपकी एक कह लो सब लिमिट है। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू प्रूडेंशियल लिमिट्स ऑन इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूडेंशियल लिमिट्स ऑन इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर, तो हम बात कर रहे हैं कि इंट्रा ग्रुप आपस में ग्रुप्स में कितना एक्सपोजर हो सकता है, बिकॉज बैंक अकेले तो काम नहीं करते ना। जैसे एक ग्रुप में इनके साथ एनबीएफसी है, इंश्योरर है, या कोई एसेट मैनेजर है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब अगर ऐसा ना हो कि एक पर्सन फेल हुआ तो बाकी भी फेल हो जाए, राइट, ये चीज भी नहीं चाहिए। तो आरबीआई ने कैप लगाई है कि कितना आप लेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कंसंट्रेशन को रोकना है और कंटेजियन रिस्क को रोकना है। ये ना हो कि एक कंसर्न फेल हुआ तो दूसरा कंसर्न भी फेल हो जाए, राइट, इस चीज को रोकना है। देन ये एक्सपोजर क्या क्या चीज शामिल होती है, एक्सपोजर में क्रेडिट एक्सपोजर शामिल होता है जिसमें आप कोई लोन देते हो, गारंटी देते हो, इंटर कंपनी आप कोई लाइन ऑफ क्रेडिट देते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर करते हो, यानी कि आपने एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके बॉन्ड परचेज कर लिए, डिबेंचर परचेज कर लिए, म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज कर लिए, या इट कुड बी रिलेटेड टू, just let me open the file over here, there was some issue related to the file, yes, right। so या फिर ये चीज हो सकती है किससे रिलेटेड कि आपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर हो सकता है, इक्विटी से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो चीज हो सकती है। क्या चीज शामिल है कि अगर गवर्नमेंट गारंटीड डेप्ट है उसको शामिल नहीं करोगे, डेट एक्सपोजर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, एक्सपोजर लिमिट कितनी रखी गई है सिंगल ग्रुप एंटिटी के केस में। सो बैंक की खुद की जो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स है वो, या फिर जो आपका एग्रीगेट ग्रुप है उनकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये जो परसेंटेज होती हैं, सीलिंग्स होती हैं, दीज कुड वेरी ऑन द टाइप, लाइक एनबीएफसी के लिए अलग होएगी, एसेट मैनेजर के लिए अलग होएगी। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब कुछ एक एक्सपोजर जो होते हैं जिनको एग्जामिशन दी गई है, लाइक कोई रेगुलेटरी कैपिटल मेंटेन करनी थी, या फिर आपका एक्सपोजर है आरबीआई के रिलेटेड है, ठीक है, वो इन कैप्स में शामिल नहीं होंगे, उनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोहिबिशन क्या क्या है, तो अगर कोई बैंक जो है वो NOFHC के अंडर, यानी कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के तहत, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह होती है, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कह सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। सो NOFHC के अंडर, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के तहत वो खुद की होल्डिंग कंपनी को लेंडिंग नहीं दे सकता, ये प्रोहिबिटेड है। एंड कोई भी क्रेडिट या फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता प्रमोटर्स को लेकर के रिलेटेड टू द NOFHC। ठीक है, तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है तो बैंक उसको ना तो कोई लेंडिंग करेगा, ना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कोई उधार देगा। ठीक है, वो प्रोहिबिटेड चीज है। फिर बात आती है फाइनेंसिंग ऑफ इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो
बैंक जो है वो जेन्युइनली इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकता है सो दैट दे कैन बाय द शेयर्स डिबेंचर्स, लेकिन कुछ एक लिमिट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। वो लिमिट्स कौन कौन सी हैं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द लोन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो फिजिकल शेयर्स के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। डीमैट फॉर्म में अगर शेयर्स है तो 20 लाख तक का जो लोन है वो दिया जा सकता है। एंड अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो उसके केस में मार्जिन जो रहेगा वो 50% मार्जिन रहेगा, दैट इज टू बी मेंटेन। एंड डीमैट फॉर्म में शेयर्स तो 25% का मार्जिन जो होता है वो मेंटेन करना होता है। आप रियल इन्वेस्टर्स को यानी कि स्पेकुलेटर्स को पैसा नहीं देना, आप इन्वेस्टर्स को पैसा दोगे। एंड पर्सनल इमरजेंसी के लिए अगर किसी को पैसा चाहिए, अगर न्यू या राइट इशू सब्सक्राइब करने किसी पर्सन ने, ठीक है, तो उसके लिए उसको पैसा दे सकते हो। सेकेंडरी मार्केट बायर्स के लिए पैसा दे सकते हो। तो उन चीज़ों के लिए पैसा दिया जा सकता है एक जेन्युइन इन्वेस्टर को। फिर बात आती है कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कि कोई भी कोल्यूजन ना हो, यानी कि पूलिंग लोन्स की नहीं कर सकते ताकि एक स्टॉक प्राइस को पुश कर दो, ठीक है, जैसे पहले होता था ना, वो चीज के लिए पैसा नहीं दे सकते, दैट इज नॉट अलाउड। एंड एक स्क्रिप्ट के लिए पर बोरो के हिसाब से एक ही लोन उसको मिल सकता है। मार्जिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप जो भी लोन दिए जा रहे हैं शेयर्स के अगेंस्ट, वो किसी भी तरह से जॉइंट होल्डर्स के बीच में स्प्लिट ना किए जाए, थर्ड पार्टीज को ना दिए जाए, सो दैट इन लिमिट्स को डॉज किया जा सके। दैट शुड नॉट बी डन। ऐसा ना हो कि शेयर्स को स्प्लिट किया गया एंड फर्दर पैसा वो ज्यादा ले लें। देन इट्स रिलेटेड टू आईपीओ और एफपीओ फाइनेंसिंग, राइट। अब बेसिकली इंडिविजुअल जो हैं वो पैसा यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन सॉरी, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पैसा मिल सकता है आईपीओ के पर्पस के लिए। आईपीओ अगर खरीदना उन्होंने पैसा मिल सकता है, 90% तक का पैसा उनको मिल सकता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टर्स के तौर पर पैसा मिलता है। एंड मैक्सिमम 90% अमाउंट तक का जो अमाउंट है उनको मिल सकता है, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड अप टू 10 लाख रुपीज। लेकिन एनबीएफसी को पैसा नहीं मिलेगा ताकि वो ऑन लेंडिंग कर पाए आईपीओ या एफपीओ फाइनेंसिंग के लिए। सिक्योरिटी की बात करें तो शेयर्स को प्लेज किया जाएगा, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स को रखा जा सकता है, बॉन्ड्स को प्लेज किया जा सकता है, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज किया जा सकता है। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू स्पेशलाइज्ड इक्विटी एंड सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। सो बैंक वैरायटी ऑफ लोन सैंक्शन करता है शेयर्स के अगेंस्ट, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखता है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो और ऐसा भी ना हो कि स्पेकुलेशन लोग करने लग जाएं। तो एम्प्लॉय शेयर परचेज लोन भी दिए जा सकते हैं, जहां पर एम्प्लॉयज को पैसा दिया जाता है कि वो अपने कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, वो भी दिया जाता है। पर्पस क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ईसॉप, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हैं उनको परचेज करना है, या एम्प्लॉयज आईपीओ कोटास है उसके तहत उन्होंने अगर शेयर परचेज करने हैं वो दिए जा सकते हैं। और 90% तक का अमाउंट दिया जा सकता है, मैक्सिमम 20 लाख तक का उनको लोन दिया जा सकता है। एंड फर्दर नॉट फॉर द बैंक्स ओन स्टाफ ट्रस्ट और एम्प्लॉयज, खुद के बैंक को नहीं दे सकते, ऐसा लोन नहीं मिल सकता है। क्यों मैटर करता है? जो बेसिकली स्टाफ है उनकी ओनरशिप इंक्रीज होती है, उनके इंसेंटिव उनको मिलते हैं, एंड फर्दर एक इनसाइडर जो लेंडिंग रन है, ठीक है, वो यहां पर पैसा ज्यादा नहीं जाता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच मिल जाती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप को लेकर के, लेंडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, ठीक है जी। जैसे मान लो एक इंजीनियर बाय करता है ईसॉप को 15 लाख रुपए तक के, तो उसको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा बैंक की तरफ से वो 90% तक का ही मिल सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द बोरोअर डेक्लेरेशन। बोरो को डेक्लेरेशन देनी पड़ती है डिसबर्सल से पहले एग्जिस्टिंग लोन्स के बारे में, यानी कि उसने बैंक से आई शेयर से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड कितने लोन ले रखे हैं। फर्दर उसे कंप्लाई करना पड़ता है सिस्टम वाइड सीलिंग के साथ, यानी कि अगर तो इन जनरल ले रहे हो तो 10 लाख की लिमिट है, अगर ईसोप के तहत ले रहे हो तो 20 लाख की लिमिट रखी गई है। इससे बेसिकली क्या होता है कि बैंक जो होता है वो अननोइंगली रूल्स को ब्रेक नहीं करता, ये ना हो कि जो बोरर मल्टीपल जगह से लोन ले ले। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एडवांसेस अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जो भी आपके लिस्टेड यूनिट्स है जो रिडीमेबल है, ठीक है। जो ओपन एंडेड डेब्ट्स हैं, ओपन एंडेड का मतलब होता है जो ओपन एंड है, कभी भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है। पर्पस क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर की क्रेडिट नीड है, एंड लेट्स से केस वो कोई क्रेडिट नहीं है, उनको पैसा चाहिए कंज्यूमर गुड्स के लिए किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो उनको पैसा दिया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने और यूनिट्स परचेज करने हैं तो उनको पैसा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। एंड लोन साइज जो होगा वो बेसिकली नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू के हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन उनसे कम वैल्यू पर दिया जाएगा। एंड मार्जिन जो है वो मेंटेन किए जाएंगे, लाइक 50% अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है मार्जिन होगा, अगर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो 25% का मार्जिन आप मेंटेन करेंगे। फर्दर रिलेटेड टू ब्रोकर्स वर्किंग कैपिटल एंड डीवीपी फैसिलिटीज, नो,
डीवीपी इज रिलेटेड टू डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, ठीक है। तो जो ब्रोकर की वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए उसको पैसा चाहिए, तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि कितना हेयर कट रखेंगे, कितना मार्जिन लगाएंगे, क्या कितना एक्सपोजर मैक्सिमम रख सकते हैं। और नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल जो है वो दी जा सकती है फॉर द पर्पस और अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। डेफिनेटली आप सिक्योरिटी के रूप में स्टॉक्स को, डिवेंचर्स को रख सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए, बदला ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी वर्किंग कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। वो चीज अलाउड नहीं होगी। ना ही आप आर्बिट्रेज डील्स के लिए अलाउ कर सकते हो कि मल्टीपल डील्स में पढ़ते हुए बैंक का पैसा यूज कर लिया और मल्टीपल डील्स में पढ़ते हुए आर्बिट्रेज का इस्तेमाल करते हुए मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। देन इट इज रिलेटेड टू डीवीपी, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन जो है 1 से 3 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, जैसे कि एफआईज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको दिया जा सकता है ताकि ट्रेड सेटलमेंट गैप्स को कंप्लीटली फिलफिल किया जा सके। अब डिलीवरी वर्सेस पेमेंट क्या होता है कि अब डिलीवरी के ऊपर ही पेमेंट मिलेगी ना उनको, तो उनके पास क्या होता है, कई बार पैसा नहीं आता, तो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए उनको लोन जो है वो दिया जा सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू मार्केट मेकर फाइनेंस। मार्केट मेकर फाइनेंस किसको दिया जाएगा? जो रजिस्टर्ड मार्केट मेकर्स हैं, इक्विटी में, डेप्ट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उनको लोन दिया जा सकता है, उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगेंस्ट देयर नॉन मार्केट मेकिंग इन्वेंट्री, जो उनकी नॉन मार्केट मेकिंग इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट, जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, जो मार्केट मेकिंग में काम नहीं करते हैं। वी नीड टू इंश्योर कि जो पर्टिकुलर उनका यूजेज है फंड्स सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल हो, नॉन एलिजिबल सिक्योरिटीज की तरफ उनका पैसा इस्तेमाल ना हो जाए मार्केट मेकर्स का। फर्दर अदर बोरोर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट्स रिलेटेड लोन दिया जा सकता है वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उनको फाइनेंस जो है इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट्स को दिया जा सकता है, ठीक है। जो शेयर्स डिवेंचर से सिक्योर्ड नहीं होगा, टेनर जो है उसका 1 साल से कम तक का होगा या 1 साल तक का होगा। प्रमोटर्स इक्विटी के लिए पैसा दिया जा सकता है, वहां पर मार्जिन सेट करने पड़ेंगे, लेकिन बोर्ड अप्रूव पॉलिसी चाहिए, खास करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में ऐसा पैसा दिया जाता है। देन इट इज रिलेटेड टू ओवरसीज इक्विटी, जो लोन दिए जाएंगे इंडियन फर्म्स को, ताकि जो इक्विटी एक्वायर करनी है जॉइंट वेंचर्स में, होली ओन्ड सब्सिडरीज में, उनके लिए पैसा दिया जा सकता है। इसमें एग्जिम बैंक की जो रीफाइनेंस फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल रहेंगी। रीफाइनेंस के केस में ध्यान रखिएगा, जब भी रीफाइनेंस दिएगा ना, लेट्स से XYZ बैंक जो था उसने लोन दे दिया ए पर्सन को, अब ए को तो पैसा मिल गया, अब XYZ रीफाइनेंस लेगा किससे? एग्जिम बैंक से। तो जो क्रेडिट रिस्क है वो किसका रहेगा? क्रेडिट रिस्क विल बी विद द XYZ ओनली। सिर्फ और सिर्फ ये है कि पैसा मिल जाएगा XYZ को, एंड जो पैसा है वो एक्सिम बैंक का यूजर है, लेकिन एक्सपोजर जो है वो XYZ का ही रहेगा। और एक और बेनिफिट होता है XYZ बैंक को, क्योंकि पहले ये जो एक्सपोजर था, अगर XYZ बैंक और ए पर्सन के बीच में बात करें, तो ये बैंकर बोरोर एक्सपोजर था, लेकिन अब इंटर बैंक एक्सपोजर बन गया, तो उसके लिए आपको रिस्क वेट एसेट भी कम मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जो अदर सिक्योरिटीज रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उनके बारे में देखते हैं। एक्सिम बैंक रीफाइनेंस के बारे में आपको बता दिया मैंने, अगर आपने बाहर से जॉइंट वेंचर परचेज करना है, होली ओन्ड सब्सिडरी में अपनी इक्विटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए पैसा मिल सकता है। ब्रिज लोन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, वो मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये ब्रिज लोन्स जो मिलेंगे या वो किसके अगेंस्ट मिलेंगे? वो मिल सकते हैं आपको, लाइक आपकी कोई ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, या फिर लेट्स से कोई आपका ECB है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है, उनके अगेंस्ट पैसा मिल सकता है। मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मार्जिन ट्रेडिंग इज समथिंग रिलेटेड टू आप मार्जिन अपने पास मेंटेन करें, उसके बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड अंडर द CME लिमिट, जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर्स है उनके तहत आप लोन दे सकते हो। एंड 50% मार्जिन जो होगा, जितना भी पैसा आपने दिया उसके ऊपर 50% मार्जिन कम से कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर जो ये एक्सपोजर है वो मल्टीपल बोरोर्स के अक्रॉस अपने स्प्रेड करना है, ऐसे नहीं किसी सिंगल पर्सन को सीधा लोन दे दिया, ऐसा नहीं होगा, राइट। एंड नोट्स ऑफ अकाउंट में आप उसको डिस्क्लोज करोगे। देन इट्स रिलेटेड टू क्रॉस होल्डिंग्स। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं एक दूसरे के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है जी, which should be lesser than or equal to 10% of the own capital fund, ठीक है। एंड कोई भी आप जो कैपिटल स्टेक इंक्रीज करते हो किसी सिंगल एंटिटी में, वो 5% से ज्यादा अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू जनरल गाइडलाइंस फॉर शेयर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो लीगल स्टेटस जो है वो कवर्ड है सबसेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसमें 30% की लिमिट है, यानी कि बैंक जो है उसकी पेड अप कैपिटल उसका 30%, और पेड अप कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी प्लस रिजर्व्स विच एवर इज बेसिकली लोअर, उससे ज्यादा 30% से ज्यादा की अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में नहीं कर सकते हो। एंड पर्पस ओवर सिक्योरिटी, लोन्स जो होंगे वो जनरल नीड के लिए दिए जाएंगे,
नोट लेवरेज करने के लिए नहीं दिए जाएंगे और स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं दिए जाएंगे। एंड हमें शेयर्ड बैक्ड एडवांसेस के लिए और जो बाकी लोन दे रहे हैं उनके लिए अलग अलग किताबों को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें रिलेटेड टू कि आप सिंगल या ग्रुप बोरोअर्स को बड़े बड़े लोन दे रहे हो, उस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा। एंड जो लोन्स हैं किसी कंपनी में कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, इस चीज़ से भी बचना है। फाइनेंसिंग इंटर मतलब परचेज करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल लेने के लिए लोन दे रहे हो वो चीज़ अलाउड नहीं है। अगर मर्जर एंड एक्विजिशन प्रॉपर हो रहा है उसके तहत आप लोन ले रहे हो, यानी कि लेवरेज बाय आउट है, वो अलग चीज़ है, दैट इज टोटली सेपरेट, राइट। फर्दर बैंक्स नेम ट्रांसफर, बैंक्स नेम ट्रांसफर अगर जो लोन है वो 10 लाख से ज़्यादा है, बैंक जो है वो शेयर्स को अपनी बुक्स में ट्रांसफर कर सकता है सब्जेक्ट टू द सिंगल बोरोअर लिमिट। ये चीज़ क्लियर होगी। वोटिंग राइट की बात करें तो बैंक डिसाइड करेगा कि कब और कैसे वोट कर सकते हैं प्लेज शेयर्स के ऊपर, एंड उससे रिलेटेड क्लियर प्रोसीजर्स बताए जाएंगे। जो भी वोटिंग राइट्स है वो किसके पास रहेंगे, दोस्त विल बी द बैंक, बैंक डिसाइड करेगा कि कब और कैसे जो है वोटिंग राइट्स को बेसिकली प्रोसेस किया जा सकता है। एंड मार्जिन की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर तो फिजिकल सिक्योरिटीज है तो 50% मार्जिन, अगर आपके पास डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज है तो 25% मार्जिन, ठीक है जी। फिर बात आती है अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज लोन्स। तो नो सेफ्टी नेट फैसिलिटीज, यानी कि गारंटीड बायबैक नहीं दिया जाएगा पब्लिक इश्यूज के रिलेटेड कि हम बायबैक कर ही लेंगे, कोई सेफ्टी नेट नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बायबैक कमिटमेंट नहीं कर सकते, कैंट प्रॉमिस फिक्स्ड प्राइसेस, आप मार्केट प्रिवेलिंग रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फर्दर बैंक के खुद के ऑन फंड से ज़्यादा की ज़्यादा परचेजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो आप परचेज कर रहे हो बायबैक कमिटमेंट कर रहे हो अपने बैंक ऑन फंड्स के 25% से ज़्यादा की कमिटमेंट नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर द ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जितनी भी एक्सपोजर नॉर्म्स हमने पढ़े, एलईएफ कैप्स पढ़े, वो आपके ओवरसीज ब्रांचेस के ऊपर, सब्सिडरीज के ऊपर, एंड इवन जो यूनिट्स हैं आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल गिफ्ट सिटी में होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेंगे, राइट। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।